एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये हाल ही में आई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो रिपोर्ट है ये एक एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है और इसको यूनेस्को के वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम द्वारा पब्लिश किया जाता है, राइट। और ये जल से संबंधित जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी उसके सॉल्यूशन हैं, जो चुनौतियां हैं, जो समाधान हैं, उस पर एक ग्लोबल एनालिसिस प्रोवाइड करता है। ये जो रिपोर्ट है ये एक ग्लोबल एनालिसिस प्रोवाइड करती है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, उनके लिए एक इंसाइट का काम करता है, उनको एक दृष्टिकोण प्रदान करता है। और 2025 की थीम थी माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स वाटर टावर्स। इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसको पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश किया जाता है यूएन वाटर की ओर से बाय यूनेस्को, राइट। और इट हाईलाइट्स की ग्लोबल वाटर इश्यूज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उनके प्रभाव को हाईलाइट करता है। और ये जो रिपोर्ट है इसका उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDG 6 उसको अचीव करना, उसको इंश्योर करना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 का गोल यही है, इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। और इस रिपोर्ट को हर साल वर्ल्ड वाटर डे के दिन रिलीज किया जाता है। और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, उसको मनाया जाता है 22 मार्च। इस रिपोर्ट की कुछ की फाइंडिंग्स हैं। पहला ये कि 20वीं सदी की शुरुआत से ही दुनिया भर में जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं वो पिघलने लगे हैं और ग्लेशियर रिट्रीट तेजी से हो रहा है। ग्लेशियर्स पीछे होते जा रहे हैं, जिससे फ्रेश वाटर जो सप्लाई है उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, उसकी कमी हो सकती है। एक अलग एस्पेक्ट ये है रिवर्स एट रिस्क द पीक वाटर इफेक्ट। ये क्या है? देखिए, ग्लेशियर से जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनको पानी मिलता है, राइट। और ग्लेशियर पिघलने के जो शुरुआती प्रभाव जो होता है उससे वाटर फ्लो बढ़ जाता है। मान लीजिए बहुत सारा फ्लो ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वाटर फ्लो में बड़ा वृद्धि हो जाती है, वो बढ़ जाता है। हालांकि एक कभी कभी ऐसा होता है कि ग्लेशियर जो हैं वो एक सीमा से अधिक जब सिकुड़ जाते हैं, जब श्रिंक हो जाते हैं, तो एक पीक वाटर पॉइंट आ जाता है, एक पीक वाटर बिंदु आ जाता है। इसके बाद जो नदी का प्रवाह होता है, जो फ्लो होता है, वो तेजी से कम होने लगता है, राइट। पहले तो बड़ा इसमें बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, फिर बाद में इसमें कमी आने लगती है। और इसके जो एविडेंस है, इसके साक्ष्य हैं, उनको कई जगहों पर देखा भी गया है। जैसे ट्रॉपिकल एंडीज में देखा गया है, वेस्टर्न कनाडा में देखा गया है, स्विस एल्प्स में देखा गया है। अब इसके कुछ परिणाम हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंस हैं। अगर ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उसके क्या परिणाम हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2 बिलियन लोग माउंटेन वाटर रिसोर्स पर निर्भर करते हैं। और ग्लेशियरों से जो पिघलने वाली नदियों पर जो सिटीज़ और रूरल कम्युनिटीज़ जो डिपेंड करती हैं, उन पर निर्भर रहती हैं, उनको एक भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। अगर वाटर रिसोर्सेज कम होते हैं तो जाहिर सी बात है ये जो सिटीज़ और रूरल एरियाज उन पे डिपेंडेंट हैं, जो उन पे निर्भर है, वो उनको अक्यूट शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। और वैश्विक स्तर पर ग्लोबली जो जो इरिगेटेड एरियाज हैं उनका 2/3 हिस्सा जो पहाड़ी क्षेत्र है, माउंटेन रेंज है, उस पर निर्भर करता है। और बर्फबारी में कमी और ग्लेशियरों के पीछे हटने से, ग्लेशियर रिट्रीट से जो फार्मिंग होती है वो बाधित होती है, फार्मिंग डिस्टर्ब होती है, जिससे फूड शॉर्टेज हो सकती है और इकोनॉमिक लॉसेस तो होगा ही, आर्थिक नुकसान तो होता ही है। और ग्लेशियरों के पिघलने से अनस्टेबल ग्लेशियर जो लेक है वो अस्तित्व में आ जाती है, उनका निर्माण हो जाता है, जो अचानक फट सकती है, जो बर्स्ट हो सकती है, जिससे फ्लैश फ्लड आ सकते हैं, राइट। और इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बुनियादी ढांचे का विनाश हो सकता है बड़े लेवल पे। और भारत, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान जैसे जैसे जो देश हैं ऐसी आपदाओं के प्रति काफ़ी वल्नरेबल है। यहाँ पे ऐसे जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं वो आती रहती हैं। एक ये अलग पॉइंट हाईलाइट किया है कि 19वीं सदी के मध्य से ही, मिड 19th सेंचुरी, जो कोलंबिया का ग्लेशियल एरिया है
वो उसमें 90% वो जो एरिया है वो खो दिया है कोलंबिया ने, या गायब हो चुका है। और यदि ग्लोबल जो टेम्परेचर है 1.5 से ये 4 डिग्री तक अगर बढ़ता है तो ग्लेशियर्स जो हैं वो 2100 तक अपने 2015 के जो द्रव्यमान है, जो उनका मास है, उसका 26 to 41% हो सकते हैं, उसमें ये कमी आ सकती है। तो ये डेटा काम आ सकता है इन एग्जाम्स। यहाँ पे कुछ थीम है। पहला तो 2025 का जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, माउंटेन एंड ग्लेशियर्स वाटर टावर्स। 2024 का थीम था वाटर फॉर पीस। 23 का था पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर वाटर। 2022 में था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। एंड 2021 का था वैल्यूइंग वाटर। ये सारे जो थीम है, ये इम्पोर्टेंस ये रेखांकित करते हैं, ये बताते हैं कि हमको वाटर को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, उसको बचाने की ज़रूरत है, उसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए इस रिपोर्ट को हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के दिन रिलीज़ किया जाता है, ताकि हम लोग जागरूक हो सके, कुछ समझ सके, हमारी बुद्धि खुले। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो रिपोर्ट आती है वो एक चेतावनी है, इट्स अ वेकअप कॉल। अब यदि ग्लेशियर तेजी से पिघलते रहें तो बिलियंस ऑफ पीपल, अरबों लोगों की जो जल सुरक्षा है, जो वाटर सिक्योरिटी है, वो खतरे में आ सकती है। तो कौन से एक्शन लिए जाने चाहिए? पहला तो ग्लेशियर के नुकसान को कम करने के लिए जो कार्बन एमिशन है उसको पहले तो कम किया जाना चाहिए। सेकेंड ये है कि सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को भी मजबूत करना चाहिए। अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो हम पूरी तैयारी के साथ रहें, बाद में हम लास्ट मोमेंट पे कुछ ना करें, एकदम फुल्ली प्रिपेयर रहें। और हमें अपने वाटर फ्यूचर की रक्षा के लिए अभी से कार्य करना चाहिए। मतलब अभी से अगर हम कुछ करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्टिव करेंगे, तो शायद हम कुछ अपने इन्वायरमेंट के लिए, अपने मदर अर्थ के लिए कुछ कर सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।